हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। इसका जो बेसिक था वो हमने देख लिया था कि वेगनर थे, वो क्या थे, एक जलवायुवेता थे। और जब वो जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो उनके सामने समस्या आई कि एक ही स्थान की जलवायु में अंतर आया है। उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक कल्पना की, और कल्पना क्या थी कि विश्व में जो जलवायु कटिबंध हैं वो तो हमेशा क्या रहे हैं, स्थिर रहे हैं, लेकिन स्थल हैं वो क्या रहे हैं, गतिशील रहे हैं। अब जो उन्होंने इसी कल्पना के आधार पर एक अपना पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो तैयार किया कि पहले कार्बोनिफेरस काल में ये सारे के सारे स्थलखंड थे वो एक जगह स्थित थे। वो क्या कहलाया था, पेंजिया कहलाया था। और पेंजिया को चारों ओर से एक महासागर ने घेर रखा था, वो क्या था, पेंथालासा था। फिर मेसोजोइक युग में इस पेंजिया में क्या हुआ, विखंडन होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये दो भागों में बटा, किससे, टेथी सागर से। उत्तरी भाग इसका क्या कहलाया, अंगारा लैंड या लोरेंसिया, और दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड कहलाया। जो विखंडन हो रहा था वो किस कारण हो रहा था, एक तो गुरुत्व बल से और एक ज्वारीय बल से। गुरुत्व बल से जो स्थलखंड थे वो विषुवत रेखा की ओर खिसक रहे थे, और जो ज्वारीय बल था उसके कारण ये जो स्थलखंड थे वो पश्चिम की ओर खिसक रहे थे। तो इस विखंडन और इनके विस्थापन के कारण कई महाद्वीप बने, और उन महाद्वीपों के बीच बीच कई महासागर बने। तो इसके पक्ष में उनके पास क्या प्रमाण थे, उन प्रमाणों की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिग्सा फिट की। जिग्सा फिट क्या होता है कि कोई भी ऐसी आकृति जिसको एक दूसरे में फिट किया जा सके। जैसे मान लो ये ऐसी आकृति है और इसमें इसको फिट किया जा सकता है, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये मिल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह से जिग्सा फिट कहलाएगा। ऐसा ही काम अगर हम देखें तो ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों महाद्वीपों को अगर करीब लाएंगे तो इनको एक दूसरे से पूरी तरह से मिलाया जा सकता है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप का पश्चिमी भाग है उसको मिलाया जा सकता है। यानी कि जो जिग्सा फिट का सिद्धांत है, जो जिग्सा फिट का एक तरह से नियम है, वो यहाँ पर इनके मिलने पर लागू होता है। तो पहला जो प्रमाण था वो तो इन्होंने यही दिया कि अटलांटिक महासागर जो है उसके दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से मिलाया जा सकता है और दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से मिलाया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आपको याद रखना है। आप मैप में भी देखोगे तो ये यहाँ पर आराम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर फिट हो सकता है। हालांकि पूरी तरह से फिट नहीं होता, लेकिन फिट हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो था जिग्सा फिट। दूसरा जो प्रमाण था वो क्या था कि जो स्थलीय संरचना है या चट्टानों की संरचना है, उन चट्टानों की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो पर्वत क्रम है, यानी कि पर्वत कैसे पाए जाते हैं, उन पर्वतों की जो चट्टानें हैं वो, और वहाँ पर पाए जाने वाले जीवावशेष, इनके संबंध में भी कुछ प्रमाण उन्हें मिले। तो वेगनर ने क्या कहा कि वेगनर के साथ कई लोगों ने अध्ययन किए, तो उन्होंने देखा कि इस अमेरिकी तट के, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और ऐसे ही उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप के पश्चिमी भागों में कुछ कुछ ऐसे पर्वत मिले जो ऐसे लगते हैं कि उत्तरी अमेरिका में ख़त्म हो रहे हैं और फिर यूरोप में शुरू हो रहे हैं, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका में ख़त्म हो रहे हैं और अफ्रीका में शुरू हो रहे हैं। या फिर उनके जो जीवावशेष हैं वो समान मिले, या उनकी केमिकल स्ट्रक्चर या फिर अन्य जो संरचनाएं हैं उनमें समानता कहीं ना कहीं उन्हें मिली। तो इसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये दोनों भाग हैं वो इतिहास में कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इसी के आधार पर ये दूसरा जो प्रमाण है वो भी वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में जाता है। फिर एक है लेमिंग। लेमिंग नामक एक तरह से चूहे जैसे प्राणी होते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे, ये है ग्रीनलैंड, और ये है स्कैंडिनेवियन देश, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग है ये स्कैंडिनेवियन देश कहलाता है, और ये क्या है, ग्रीनलैंड है।
ये वाला भाग, ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर लेमिंग नामक एक तरह से प्राणी पाए जाते हैं जो लगभग चूहों जैसे होते हैं। तो ये लेमिंग जब समूह में इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी एक आदत है कि ये पश्चिम की तरफ गति करते हैं, पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं, यानी कि स्कैंडिनेवियन देशों में ये एक जगह इकट्ठे होकर पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम में क्या, बाद में सागर है तो ये सागर में डूबकर मर जाते हैं। तो इन लेमिंग जो ये प्राणी है, इनका जो ये व्यवहार है, इसको भी उन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण माना। इन्होंने कहा कि क्योंकि पहले ये ग्रीनलैंड था वो इसी इन्हीं इन्हीं स्कैंडिनेवियन देशों से मिला हुआ था, जिस कारण ये लेमिंग नामक प्राणी है, ये इकट्ठे होकर पश्चिम की ओर जाया करते थे और ग्रीनलैंड में चले जाया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनका व्यवहार तो जैसा का तैसा बना रहा, लेकिन ग्रीनलैंड है वो दूर चला गया, जिस कारण अब ये सागर में डूब जाते हैं। तो ये लेमिंग जो जंतु हैं उनका व्यवहार भी इन्होंने अपने पक्ष में, अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये ग्रीनलैंड है, ये आज भी कुछ ना कुछ सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ मिलीमीटर है वो पश्चिम की ओर खिसक रहा है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। 1920 के आसपास तक ग्रीनलैंड है वो पश्चिम की ओर खिसक रहा था। तो इसका खिसकना भी कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में, या फिर हम कहें अल्फ्रेड वेगनर के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध करवाता है। इसके बाद आता है ग्लोसोपट्रिस वनस्पति। ये जो ग्लोसोपट्रिस वनस्पति है, ये भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सारे भागों में मिलती है। हम जानते हैं कि आज जैसे ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये भारत है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे भाग आज एक दूसरे से चौड़े चौड़े महासागरों के द्वारा क्या है, अलग अलग हैं। तो कोई भी वनस्पति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है तो वो क्यों फैलती है, क्योंकि उसके फूल होते हैं या जो उसके बीज होते हैं वो विभिन्न जंतु एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और वो जब उनमें परागण होता है तो नई वनस्पति वहाँ पर तैयार होती है। तो अगर चौड़े चौड़े सागर हैं और जो जंतु हैं वो उन सागरों को तैर के पार नहीं कर सकते, तो फिर ये वनस्पति है, ये इन सारे महाद्वीपों में कैसे पाई जाती है, ये एक सवाल आ जाता है। तो ये इस सवाल का जवाब एक ही तरीके से दिया जा सकता है, और वो क्या है कि हम ये माने कि ये पूरा का पूरा भाग था, ये कभी एक जगह जुड़ा हुआ था। और एक जगह जुड़ा हुआ अगर हम इसे माने तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोसोपट्रिस वनस्पति है वो एक जगह पाई जाती थी, और बाद में जैसे ही ये स्थलखंड है वो टूटकर एक दूसरे से दूर हुए तो उसमें उस वनस्पति के अवशेष आज भी मिलते हैं। तो ये ग्लोसोपट्रिस वनस्पति है वो भी इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और प्राणी हैं, कुछ और वनस्पतियां हैं, जैसे एक लेमूर नाम का बंदर है, वो भी अफ्रीका और भारत में पाया जाता है। उसका भी अफ्रीका और भारत में पाया जाना क्या साबित करता है कि ये भाग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ कुछ मेसोसोरस वनस्पति हैं जो उसमें स्वच्छ जल है उसमें पाए जाने वाले रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं। कुछ स्थल पर रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, वो अफ्रीका, अमेरिका और भारत इन सब में पाए जाते हैं। तो उनको एक तरह से मार्सुपियल प्राणी कहा जाता है। ये सब इस पूरे भाग में पाया जाना ये साबित करता है कि ये पूरा भाग हमें पहले क्या था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार कार्बोनिफेरस युग जो था उसमें ये वाला जो भाग है उसमें हिमानीकरण के अवशेष हमें मिले हैं। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आज अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर लगभग उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क जलवायु है वो पाई जाती है लगभग भारत में। यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और से हम दक्षिण की ओर की बात करें तो उसमें ऐसी वनस्पति ऐसी जो जलवायु है वो पाई जाती है। यहाँ पर हिमानीकरण सिर्फ ऊंचे जो पर्वतीय पठार हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हीं में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो वहाँ पर हिमानीकरण के जो अवशेष हैं वो मिलना ये इस बात को साबित करता है कि ये जो भाग है वो पहले दक्षिणी ध्रुव के आसपास हुआ करते थे। और ऐसा ही अफ्रीका में है,
कि अफ्रीका और जो भारत वगैरह ये सारे हैं, ये पहले दक्षिणी ध्रुव के आसपास थे और इसीलिए यहाँ पर हिमानीकरण है वो मिलता है, हिमानीकरण के अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो ये कुछ जो प्रमाण थे वो इस सिद्धांत के पक्ष में थे। अब इस सिद्धांत की ये आप देख सकते हो कि उत्तरी अमेरिका में भी या उत्तरी गोलार्ध में भी कुछ हिमानीकरण के अवशेष हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये पूरे भाग क्या थे, एक जगह इकट्ठे थे। ऐसे ही ये जो कोयले की कोयला संसाधन है या कोयले के जो क्षेत्र हैं वो भी इस पैटर्न को साबित करते हैं कि ये सारे जो स्थलखंड थे वो एक जगह थे। ऐसे ही कुछ जो जंतु और वनस्पतियां हैं वो भी इन्हें एक जगह मानने के लिए हमें या एक जगह कल्पना करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसके बाद में हम इस सिद्धांत की कुछ आलोचना देखते हैं और वो आलोचना क्या है। पहली आलोचना तो है कि बल अपर्याप्त थे, यानी कि बल कौन कौन से माने, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल। अगर हम ज्वारीय बल की बात करें तो ज्वारीय बल है वो किसी भी स्थलखंड को पश्चिम की ओर विस्थापित करने में सक्षम नहीं हो सकता। जो आज के दिन ज्वारीय बल है उतना, और उससे ज़्यादा अगर ज्वारीय बल होगा तो वो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करेगा। यानी कि ज्वारीय बल की जो इनकी कल्पना थी वो एक तरह से इनकी आलोचना बन जाती है। फिर जिग्सा फिट है, यानी कि जो ये वाला भाग है यानी कि उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका को मिलाने वाला जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि एकदम उन्हें मिलाया नहीं जा सकता। फिर परस्पर विरोधी विचार भी इन्होंने कहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा कि सियाल है वो सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, लेकिन बाद में जब पर्वतों का निर्माण इन्हें समझाना था तब इन्होंने क्या कहा कि सीमा है वो सियाल पर रुकावट डाल रही है। ऐसे ही इन्होंने प्रवाह की तिथि है और दिशा है उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि प्रवाह की तिथि क्या थी और हमेशा उस प्रवाह की दिशा थी वो क्या रही थी। यानी कि इन्होंने दो ही दिशा, पश्चिम और विषुवत रेखा की तरफ इन्होंने माना है। तो ये कुछ इनकी आलोचनाएं भी थी, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये रहा कि इन्होंने जो स्थिर स्थल सिद्धांत है उसके विपरीत जाकर महाद्वीपीय विस्थापन की जो कल्पना थी उसको एक तरह से सोचने के लिए हमें काफ़ी प्रमाण दे दिए, और उसी को बेस बनाकर बाद में आगे जो वर्तमान में सबसे मान्य थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, उसका निर्माण संभव, उसका जो प्रतिपादन है वो संभव हो सका। तो आगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे।